तो हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स का सैम्पल पेपर जो लेटेस्ट सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो पहला हम सेक्शन ए कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द चार्ज होलो स्फीयर, एक होलो है और एक सॉलिड सिलेंडर है, मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पूछा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो हमारे पास जब स्फीयर इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो चार्ज ट्रांसफर कर देंगे और इसकी वजह से सरफेस पे चार्ज सेम रहेगा। अगर हम बात करें स्फीयर का साइज डिफरेंट है तो याद रखो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा हमेशा उस पे चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जिसका रेडियस कम होगा उसका सरफेस एरिया भी कम होगा और उस पर चार्ज का एक्यूमुलेशन भी कम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। सेम क्वेश्चन के ऊपर पोटेंशियल पे भी आता है, तो सेम रीज़न है, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा और चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। तो इस चीज़ को याद रखना। और ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में जनरल रिपीट होकर, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को कि दोनों डिपेंड करते हैं रेडियस पे। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल सॉलिड है या फिर होलो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पर कितना चार्ज होगा, सिर्फ इस पर फ़र्क पड़ता है कि उसका शेप कितनी है, उसका साइज़ कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कॉइल कंटेन एन टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ डायमीटर डी, रेजिस्टिविटी रो, वाउंड ऑन द सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमारे पास वायर लपेटी हुई है और वायर का जो रेडियस है वो डी है। हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डायमीटर कितना है डी, तो हम रेडियस की वैल्यू लिखेंगे डी अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें निकालना है लेंथ। लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम बोले कि हमारे पास 1 मीटर कोई वायर है, उस पर हमने 1 मीटर सिलेंडर पे एक वायर लपेट रखी है और उस वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर मान लेते हैं। ऐसे 10 वायर्स हैं हमारे पास, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। वैसे ही पहले हम एक सर्कल का एरिया निकालेंगे, जो कि डिस्टेंस निकालेंगे जो कि 2 पाई आर होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ही होता है। और क्योंकि हमारे पास n कॉइल्स हैं ऐसी, तो n से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो नेट आ जाएगी लेंथ वो आएगी n इंटू 2 पाई आर। क्योंकि आर की वैल्यू दे नहीं रखी है, डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का जो कि कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी अपॉन 2 आ जाएगा। सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमें आर का फॉर्मूला मिलता है यहाँ पे, डी से डी बाई टू से टी कैंसिल, 4 रो एंड डी अपॉन डी स्क्वायर। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेजर डायग्राम हमें दे रखी है और हमें पता करने की फेजर डायग्राम किसकी होती है। तो हमें दिख रहा है कि वोल्टेज जो है लीड कर रहा है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज लीड नहीं करता, सेम फेज में होते हैं दोनों। लेकिन इंडक्टर है तो हमें पता है वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। लेकिन जो हमारा लास्ट का केस होता है कैपेसिटर का, उसमें हमें पता है कि उस केस में जो हमारा करंट है वो लीड करता है, वो बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है वो लीड कर रहा है। तो उस केस में जो हमारा लीड करता है करंट और पोटेंशियल हमारा लैग करता है। और रिएक्टेंस उसके केस में होता है XC अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। यानी इस ग्राफ के लिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस यानी इम्पिडेंस क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, कम। बाकी में लिखा है कि बाकी जो ऑप्शन है आप रीड कर सकते हो, तो वो गलत है, डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो वेव्स ऑफ गामा रेज। तो हमें पता है रेडियो वेव्स और गामा रेज में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हमें पता है कि गामा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो गामा की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसलिए रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होगी कंपेयर टू गामा। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लिखा है द रेडियो एनर्जी ऑफ रेडियो वेव इज लेसर देन द एनर्जी ऑफ गामा रे। बाकी ऑप्शन आप रीड कर सकते हो, पर ये ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है कि गामा रेज की एनर्जी कम होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। बी में लिखा है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पर हमें पता है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लास प्रिज्म है, ये तो हम डायग्राम देख के समझ सकते हैं। 45 डिग्री का एंगल है, तो सेंटर पे हमारे पास 45 का बन नहीं रहा है, तो पहली वाली डायग्राम होगी नहीं। दूसरी वाली डायग्राम में इंस्टेंट लाइट जो है लाइट वो 45 पे आ रही है और रिफ्लेक्टेड 45 पे हो रही है, तो बी डायग्राम पॉसिबल है कि हमारा आंसर होगा। बाकी हम और दूसरे डायग्राम्स देखते हैं। सी में हमें दिख रहा है 45 का एंगल नहीं बन रहा और डी में हमें दिख रहा है कि लाइन सीधी पास कर जा रही है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो हम सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हमें पता है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 1 अपॉन म्यू के बराबर होता है और म्यू जो है वो C अपॉन वी के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C साइन थीटा की वैल्यू वी के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हमारे पास डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। हमें पता है इंटरफेरेंस में जो है वो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, जबकि डायफ्रैक्शन में मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता रहता है। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर स्लिट का मैं डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा लाइटें जो है वो एक्यूमुलेट होंगी और आपको इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो हमारे पास जो लास्ट ग्राफ है डी वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटेंसिटी ज़्यादा भी है और डायफ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है इंटरफेरेंस, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं
हमारे पास एरोज जो है अपवर्ड भी जा रही है और डाउनवर्ड्स भी जा रही है। तो अपवर्ड जो एरोज होती हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करती हैं और हमारे सिलेबस में ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा है नहीं, तो हम उनको कर देंगे कैंसिल। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, पहला, फोर्थ और सेकंड। 3 ऑप्शन बचते हैं जो कि एमिशन स्पेक्ट्रा शो कर रहे हैं, यानी इनमें से कोई आंसर आने वाला है। तो क्वेश्चन पूछा क्या कि किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, तो आप याद रखो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो हमें दिख रहा है जो फोर्थ वाला है उसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है और बिट वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो 4 to 2nd ऑर्बिट पे जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। 2nd to 1st पे जा रहे हैं, ये भी एमिशन स्पेक्ट्रा है। 3rd to 4th पे जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 3rd to 2nd पे भी एमिशन है, 1st to 3rd पे एब्जॉर्प्शन है और 2nd to 3rd पे भी ऑब्जॉर्प्शन है। तो ये हमारे ऑप्शन कट हो गए, हमें बस एमिशन स्पेक्ट्रा को देखना है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा को देखें तो 3rd से लेकर 2nd पे सबसे कम एनर्जी है, 2nd से लेकर 1 पे भी है, पर हम डायग्राम देखते हैं तो 2nd और 1 के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू 3rd एंड 2nd। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd to 2nd, यानी ऑप्शन 4th करेक्ट। नेक्स्ट है, अ चार्ज होलोस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर एक्सिस में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल तो वो किसी तरह के मैग्नेटिक फोर्स को फील नहीं करेगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे था, तो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, 2 small identical magnets are allowed to fall freely one through a vertical solenoid। 20 मीटर का सोलिनॉइड है और हमारे पास 2 मैग्नेट फॉल कर रहे हैं, एक सोलिनॉइड के बीच में से और एक हवा में। तो हमें पता है सोलिनॉइड के बीच में से अगर कोई फ्लो करेगा या गिरेगा, फॉल करेगा, तो उस पर एडी करंट करेगा और एडी करंट से मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट है, द EMF जनरेटेड। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है V = V0 sin ओमेगा t। तो हम अगर बात करें V0 का फॉर्मूला NAB ओमेगा होता है। अगर ओमेगा डबल होगा तो अंदर वाला साइन के साथ वाला एंगल भी डबल हो जाएगा और जो हमारे पास P की वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा 2V0 sin 2 ओमेगा t, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, बहुत बार क्वेश्चन कराया है, जो डेंसिटी की रेशियोज है न्यूक्लियस की वो हमेशा 1:1 होती है क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, व्हेन वी मूव मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम P to Q, तो P2 को मूव करें तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन में पहला क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव ही होती है, हमें पता है। नेक्स्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम अ ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर। मतलब क्रिटिकल एंगल जो है वो वायलेट कलर के लिए मिनिमम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिवर्स से प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वेवलेंथ कम होती है, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास साइन थीटा वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। वेवलेंथ तो रेड का होता है तो वायलेट का मिनिमम होता है, दैट इज करेक्ट, असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन, तो वो गलत है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 15 है हमारे पास, 2 लाइट सोर्स एमिटिंग वेव्स ऑफ सिमिलर वेवलेंथ। अब मैंने बोला कि वेव जो है वो सिमिलर वेवलेंथ की है, तो सिमिलर वेवलेंथ की वेव है वो कोहेरेंट नहीं होती, उसके पास उसके सिवा और भी कंडीशंस हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि लाइट जो है वो कोहेरेंट होगी या नहीं होगी। तो हमारा पहला असर्शन गलत हो जाता है। रीजन में दे रखा है कि कांस्टेंट फेज होना चाहिए, तो सिर्फ कांस्टेंट फेज रीजन नहीं है, और भी रीजंस हैं, तो हमारे पास दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत। तो ऑप्शन डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। लास्ट असर्शन हमारे पास, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोलिनियर। हमें पता है कि 3 चार्जेस अगर कोलिनियर हैं तभी वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट, वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव ऑपोजिट पोलैरिटी। ये भी बात सही है क्योंकि जो पोलैरिटी है वो भी ऑपोजिट होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, एंड द असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो हमारे पास अगर 2 वायर्स होती हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होता है, तो अगर हमें फोर्स निकालने की ये वाली वायर इस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उसका फॉर्मूला होता है F/L, F इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 अपॉन 2R। फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब क्वेश्चन बोला कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करके 1 एम्पियर डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग इन ईच कंडक्टर। दोनों में अगर हम करंट को 1 एम्पियर मानते हैं तो उनका भी डिस्टेंस भी हम 1 मान लेंगे, और जो फोर्स ये इस पे लगाएगा या फिर ये इस पे लगाएगा वो बराबर होगी 2 × 10⁻7 से। ये आती कैसे है, 2 × 10⁻7 है, आती है कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचता है, अगर इसको भी 1 मान लिया जाए, इसको भी 1 मान लिया जाए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1,
तो म्यू नॉट अपॉन यहाँ पे 2 पाई आता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला फैक्टर आ जाएगा। ये वैल्यू होती है 10⁻7, इन सब की वैल्यू होगी हमारे पास 1। यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास इतनी फोर्स आती है जो कि कांस्टेंट फोर्स है, यानी ये वाला जो कंडक्टर है वो इस पर लगाएगा इतनी फोर्स, सेम फोर्स ये वाला भी इस पर लगाएगा। अगर फोर्स हमारे पास 2 × 10⁻7 है तभी इन दोनों में करंट 1 एम्पियर होगा। अगर करंट ज़्यादा होगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमें पता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इनसाइड जीरो नहीं होती और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास करती हैं, जबकि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो होती है। तो जब भी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अंदर से जाने की बजाय वो बाहर से चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है हमारे पास, जो कि कहता है कि E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसे हमारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है जो कि होता है B.ds। अब देखो हम, क्योंकि हमें पता है मैग्नेट के डायपोल एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जितनी भी लाइनें निकलेंगी वो सारी साउथ पोल में जाएंगी। कोई भी मैग्नेट की लाइन मैग्नेट को लीव नहीं करती, यानी जो यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पे जाएगी ही, कोई भी सरफेस को लीव नहीं करती। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है जीरो। अब इसकी सिग्निफिकेंस पूछती जाती है एग्जाम में, तो सिग्निफिकेंस ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट हमेशा डायपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ डज द इम्पैक्ट पैरामीटर अफेक्ट द अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी इन केस ऑफ हैवी न्यूक्लियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाला गया। अब हमें पता है अगर हम इसको मैं अपना एटम मान लूँ, इसमें एटम सेंटर में क्या है इसका न्यूक्लियस, और अल्फा रेज मेरे पास आ रही है। तो जो अल्फा रेज क्या करेंगी, न्यूक्लियस के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दोनों में, तो वो क्या करेंगे, जितना पास ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी और उतनी बेंडिंग ज्यादा होगी। यानी बी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/θ के, यहाँ पे थीटा होता है स्कैटरिंग एंगल। जितना एंगल ज्यादा होगा यानी जितने एंगल पे बेंड होगी उतनी बी की वैल्यू क्या होगी, कम। यानी जितना हमारे पास पास होगा इम्पैक्ट पैरामीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस की एक्सिस का और जो हमारे पास अल्फा रेज आ रही है उनके बीच का डिस्टेंस है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगी और स्कैटरिंग एंगल भी ज्यादा होगा। तो वही हमने लिख रहा है कि स्मॉलर द एंगल लार्जर विल बी द इम्पैक्ट पैरामीटर, और इसका ऑपोजिट अगर हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होता तो एंगल क्या होगा, कम होगा। सेम चीज लिख दी है। ओके, अगर हम हेड ऑन कोलिजन की बात करें तो हेड ऑन कोलिजन में अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है सीधा आता है, टकरा के सेम पाथ को ट्रेस कर जाता है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, यानी बी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हेड ऑन कोलिजन के लिए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v, और हमें गिवन है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है जहाँ पे, और चार्ज q है और मास m है। हमें स्लोप भी निकालनी है इसकी। तो लैम्डा का एक्सप्रेशन हमें ये भी पता होता है 12.7/√v। लैम्डा की वैल्यू हमें पता है h/mv के बराबर होती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m ke। अब मुझे इन केस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे चार्ज का दे रखा है q, तो इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग e हम q लिख देंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा जगह h/√2m/qv, राइट। तो हमें √v तो अलग चाहिए ही, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी, ठीक है। और √v तो अलग से रहेगा ही 1/√v। अब क्योंकि ग्राफ जो पूछा है वो 1/√v से पूछा है, तो ये तो ग्राफ डायरेक्ट आएगा स्ट्रेट, पर वही क्वेश्चन में ग्राफ पूछा था लैम्डा का और √v का, तो हम बोलते कि ग्राफ जो होगा इनवर्स होगा और ग्राफ जो है कर्व आएगी। नेक्स्ट सेक्शन सी पे आ गए हम। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। बहुत ईजी है, मैंने अभी अपनी रिसेंटली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक डायोड, एक हमारे पास यहाँ पे लोड है, और हमारे पास इनपुट जो आती है वो AC आती है, और आउटपुट हमें क्या मिलती है, ऑफकोर्स DC मिलती है। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये वाला टर्मिनल बन गया पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। ओके, ये भी पॉजिटिव, इस केस में ये फॉरवर्ड बायस है। डायोड जो है वो वर्क करते हैं फॉरवर्ड बायस प्रिंसिपल पे, यानी डायोड तभी कंडक्ट करेंगे जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी। इनकेस नेगेटिव करंट आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारे पास करंट नहीं मिलता, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे 0 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस हमें मिल जाती है आउटपुट। तो ये हमें पॉजिटिव साइकिल में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो इसके लिए नेगेटिव है, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पर नीचे वाले के लिए क्या होगा, वो पॉजिटिव। तो उस केस में हमारा नीचे वाला डायोड जो होगा वो
फॉरवर्ड बायस होगा वो कंडक्शन करेगा और उसके अक्रॉस हमें ऐसे आउटपुट मिलेगी। तो ऐसे हमें ऑल्टरनेट आउटपुट मिलती रहती है। फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल दोनों मिलती हैं। रिपल फैक्टर जो होता है वो 0.41 होता है अप्रॉक्स। रिपल फैक्टर होता है जो डीसी में एसी का कॉम्पोनेंट है। जैसे डीसी तो ऐसा होना चाहिए था पर एक्चुअली में हमें ऐसा मिल रहा है, तो जो कॉम्पोनेंट आ रहा है वो हमारा रिपल फैक्टर है। तो रिपल फैक्टर इतना होता है, जबकि हमारी बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 होता है। एफिशिएंसी जो है इसकी वो 81% है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर की 41% कुछ होती है। तो इसलिए हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर बेहतर है और आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखना है वर्क में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करंट आई वायर इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 वायर्स। करंट 2 वायर्स में डिवाइड हो रहा है, जो I1 है वो I2 I3 के बराबर है। यानी I1 अगर करंट आ रहा है तो वो डिवाइड हो जा रहा है I2 में और I3 में। तो कौन सा फंडामेंटल यहाँ पे बोला है, फंडामेंटल लो। कौन सा लो है? ऑफ कोर्स किरचॉफ करंट लो है, पता है हमें, पर फंडामेंटल लो क्या है? फंडामेंटल लो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या करेगा, लीव करेगा। दूसरे क्वेश्चन पूछा है, हाउ एक्सप्लेन द वैलिडेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन किरचॉफ लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वैलिड होता है? तो KVL में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज इट इज सप्लाइड वोल्टेज इक्वली टू द वोल्टेज अक्रॉस द ईच कॉम्पोनेंट। तो जितने भी कॉम्पोनेंट होंगे सबके पास बराबरी वोल्टेज डिवाइड होती है, और जो एल्जेब्रिक सम होता है टोटल वोल्टेज वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, यानी कुछ भी कन्वर्जन नहीं हो रही है। तो इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है, हाउ द बैलेंस कंडीशन गेट अफेक्टेड इफ द इंटरचेंजिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द सेल और द व्हीटस्टोन ब्रिज टेक प्लेस। तो हमारे पास सेंटर में होता है गैल्वेनोमीटर और एक सेल होता है, और हमारे पास यहाँ पे रेशियो का प्रिंसिपल, रेशियो पे काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर हम सेल भी चेंज कर दें, चाहे हम गैल्वेनोमीटर चेंज कर दें, इन दोनों का रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो बैलेंस कंडीशन है वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और किसी चीज़ पे नहीं। तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड विद द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम देयरबाय प्रोड्यूसिंग अ ज़ीनोन एंड जिरकोनियम। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, प्लूटोनियम, ठीक है, रिएक्शन हो रही है न्यूट्रॉन कोलाइड, तो उस पर कोलाइड कर रहा है न्यूट्रॉन, मिल क्या रहा है हमें ज़ीनोन। ज़ीनोन का एटॉमिक नंबर यहाँ दिया है 54 134, और हमें मिल रहा है जिरकोनियम जो है 40, यहाँ पे है 103, और मिल रहे हैं न्यूट्रॉन अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन, तो हमें न्यूट्रॉन मिल गया। तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 94 हो जाएगा, यहाँ पे 239। अब इन्होंने बोला पहले आप क्वेश्चन है राइट द फिजन रिएक्शन, तो पहले हमें रिएक्शन ही लिखनी है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 239 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 134 करोगे, 134 प्लस 103 7 हो गया, 2 और बच गए, तो 2 कहाँ आएंगे, यहाँ पे, तो हमें 2 करना पड़ेगा। 34 प्लस 103 104, हाँ ये 104 है, ये 3 है, तो 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये 237 बन रहा है इनको जोड़ के, क्योंकि हमें 239 चाहिए तो इसलिए हम 2 न्यूट्रॉन लगा देंगे। बाकी हमारे पास ये बैलेंस है 94 है, 50 ये 90, तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन हमारे पास होगी यहाँ पे। नेक्स्ट पूछा है हमें क्या निकालना है, एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम अगर मैं Q वैल्यू निकालनी तो सिंपली सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के अलावा या फिर कन्वर्जन के से बेहतर है हम 93.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू आती है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 93.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यूज आप पुट कर लोगे, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 0.82। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास FO उसकी लेंथ कितनी है 0.82, आईपीएस FE की कितनी है 2.9, और हमें क्या दे रखी है एन ऑब्जेक्ट तो U इज प्लेस्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव UO इज इक्वल टू कितना देखा 0.91। अब पूछा हम तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं सारी यहाँ पे, तो हमें V0 की वैल्यू मिल जाएगी, पुट करके कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना। V0 की वैल्यू हमारे पास मिलती है 8.3 सेंटीमीटर, V0 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन जो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो होती है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। इसका एक और फॉर्मूला होता है V0 अपॉन U0 D अपॉन FE, जहाँ पे D जो है वो 25 सेंटीमीटर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। तो हम D की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 87.7। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करनी है डायग्राम इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो एक रे आएगी हमारे पास यहाँ पे, पास करेगी वो F0 से, यहाँ पे हम मानते हैं आईपीएस का फोकस है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, दोनों कटेंगी यहाँ पे। तो जब आईपीएस के फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है हमें कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे,
एक लाइट रे ऐसे आएगी, एक ऐसे बैक हो जाएगी, दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। तो हमें हमारे पास लाइट रे कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट केस में ऐसी बनती है इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर प्लेन वेव। तो प्लेन वेव के लिए इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारे पास है, हमें रिफ्लेक्टेड ड्रॉ करना है और प्रूफ करना है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो प्लेन वेव फ्रंट हमारा ये इंसिडेंट को हम मान लेते हैं। इस पे 3 लाइट रे आई, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली आई टकरा के यहाँ चलेगी, दूसरी आई सेंटर से टकरा के चलेगी और तीसरी आई यहाँ से टकरा के यहाँ चलेगी। अगर हम तीनों को ज्वाइन कर देंगे या तीनों यहाँ से कंपास रख के अगर आप इतनी आर्क खोलो और उस आर्क को ड्रॉ कर दो तो हमें मिलता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब हमें प्रूफ करना है आई इक्वल टू आर। दिख रहा है हमें कि तीनों रेज जो है वो नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एक प्लेन में लाई कर रही है। तो ये तो हो गया। अब हम ट्रायंगल लेंगे साइन आई, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं साइन आई निकालूं तो मुझे पता है साइन आई किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। अगर साइन आई निकालें तो वो कितना आएगा? परपेंडिकुलर आर के लिए परपेंडिकुलर मेरे पास ये है, ये लाइन परपेंडिकुलर आर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। डिवाइड करें हम साइन आई अपॉन साइन आर तो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी इंटू ए डी अपॉन इंटू ए सी। तो ए सी से कैंसिल आएगा ए सी, हमारे पास वैल्यू होगी बी सी अपॉन ए डी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि स्पीड ऑफ लाइट सेम है इसके लिए भी और इसके लिए भी, और जितना टाइम रे को यहाँ से यहाँ जाने में लगता है उतना ही टाइम रे को यहाँ से यहाँ जाने में भी लगेगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी टी इसका भी, सी टी इसका भी। तो वैल्यू पुट कर देंगे सी टी अपॉन सी टी। कितनी आ गई वैल्यू? 1। तो हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो साइन आई किसके बराबर है? साइन आर के। तो एंगल आई किसके बराबर आ गया? एंगल आर के। ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 1 कूलम एंड मास 1 ग्राम मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरफ, उसके कोऑर्डिनेट है 0, 2, 2। तो वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटीमीटर का। मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं -0.1 के, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो वो इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स। ठीक है, इनवर्ड आ गई। और हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर इधर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। तो फोर्स कहाँ लगती है? अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो तो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, पर क्योंकि हमारे सोल्यूशन दे रखा है कि फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, सोल्यूशन में गिवन है। तो उन्होंने फोर्स चार्ज किया तो -1 कूलम मान लिया, इसलिए ऐसा कर दिया। तो वरना चार्ज जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स फील करेगा। कितनी करेगा? एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस कितना होगा उसका? भी एक्स। तो इसको माने कि ये डिस्टेंस कितना है? क्वार्टर ऑफ साइकिल। तो व्हाट विल बी द शेप? तो शेप होगी क्वार्टर ऑफ साइकिल। क्वार्टर ऑफ साइकिल सर्कल, एक सर्कल का क्वार्टर हिस्सा, ये शेप होगी उसकी। नेक्स्ट एट व्हाट पॉइंट विल इट इज क्रॉस टू एक्स एक्सिस। तो अगर सर्कल करके भी आएगा तो किस पॉइंट पे कट करेगा? 2 सेंटीमीटर पे ही, क्योंकि सर्कल है 2 सेंटीमीटर पे कट करेगा। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट एंटर द 1/4 ऑफ कोऑर्डिनेट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 mv²। मास कितना गिवन है? 1 ग्राम। तो 1 × 10⁻³ कर देंगे। v कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 2 × 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारे पास। अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी म्यू हमें कितना दिया है यहाँ पे? 200। और हमें वाइंडिंग्स कितनी दी हुई है? करंट दे रखा है 1 एम्पियर का, और नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इधर रखिए हमें 2000 पर मीटर है ना, तो स्मॉल एन दे रखा है हमें। कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी हमें निकालनी है एच। एच की वैल्यू होती है म्यू आई। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 200। आई कितना है? 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 200। मैग्नेटिक फील्ड जो कि होती है बी, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एच। तो पुट करेंगे म्यू नॉट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट नहीं होता, यहाँ पे म्यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है एच का, एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 2000। और आई कितना है? 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट की वैल्यू पता है हमें 4 पाई × 10⁻7 होती है, -7। म्यू आर की वैल्यू हमें दे रखी है 200, और म्यू एच की वैल्यू हमने निकाली 2 × 10⁻3। तो 2 × 2 = 4, 2 ये रहे
3 3 2 5, 10 की पावर 7 में से 5 गया 2, तो -2, 2 4 4 8, तो 16 पाई इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगी वैल्यू। तो क्या कैलकुलेट करोगे पाई की वैल्यू पुट करने के बाद, तो लगभग 0.5 टेस्ला आ जाएगी। नेक्स्ट पूछे मैग्नेटाइजेशन, जो कि हमारे पास होता है एम, और इसकी वैल्यू होती है μr -1 इंटू एच। μr आपको पता है 200 है, -1 एच की वैल्यू आप निकाल चुकी हो 2 इंटू 10 की पावर 3। तो सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 1.99। आप सॉल्व करके निकाल लेना, इसका आंसर पे आ जाएगा ईजिली इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ 50 टर्न्स एंड एरिया इज 5 बाय पाई इज रोटेटिंग along the x-axis of solenoid of length 50 centimeter and number of turns is 200, current 5 ampere, what will be the value of maximum EMF generated। तो हमें पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है एन बी आई ए। हाँ, तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है एन बी ए। ओके, तो अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें EMF मिल जाएगी। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000। मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी सोलेनॉइड के लिए। बी की वैल्यू अगर हम सोलेनॉइड के लिए निकालें तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स 2000, करंट हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 5 एम्पियर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 8 पाई इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। EMF निकालनी है हमें, तो वो कितनी होगी हमारे पास एन बी ए। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन की वैल्यू हमारे पास है 50 सेंटीमीटर लेंथ है। बी हमारे पास कितना है 8 पाई इंटू 10 की पावर -2, और हमारे पास एरिया कितना है 5 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर कितना है यहाँ पे -4। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 मेगावोल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू EMF की। ये अगर कन्फ्यूजन हो तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है जो हमें 50 यहाँ पे दे रखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द, ऐसा सेक्शन डी पे आ गया हम, ये केस स्टडी क्वेश्चन है। चलो इनको पढ़ते हैं डिटेल में। तो फिजिक्स की केस स्टडी में ये ध्यान रखना है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, और आपको लगता है कि आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है तो ही पढ़ो, अदरवाइज वी कैन लीव द पैराग्राफ ऑल्सो। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स आर कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट। तो इन द फॉलोइंग जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स बाय द वैल्यू ऑफ वी नोट। ओके, तो इसका कितना है 0.7, इसका कितना है 0.3। करंट या तो इस रास्ते से आएगा या तो नीचे वाले रास्ते से आएगा, तो दोनों में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस 0.4 वोल्ट का, तो आंसर जाएगा 0.4 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास 12 वोल्ट का धारक है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर करंट यहाँ तक जाएगा। तो हमारे पास 12 वोल्ट है, जर्मेनियम का कितना है 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन का 0.3 वोल्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट कितना आने वाला 11 वोल्ट। 11 वोल्ट वाला कौन सा आंसर है, यही आंसर है। तो इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो वैसे निकाल के, आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, 11 अपॉन 5.6 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.96 मिली एम्पियर आंसर मिलेगा। क्योंकि हमें दिख रहा था वोल्टेज में डिफरेंस, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे कुछ और था, तो इसलिए हमने पहला ऑप्शन टिक कर दिया एक चीज़ निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट शोन कंटेन्स 2 आइडल डायोड्स ऑफ 50 ohms। तो 2 डायोड्स हैं जो 50 ohm रेजिस्टेंस के हैं। इनका इन द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट है। करंट थ्रू 100 ohm रेजिस्टेंस इज, तो हमें 100 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है। तो पहले आप इसको देखो, ये फॉरवर्ड बाइस में है, यानी ये कंडक्शन करेगा, पर ये रिवर्स बाइस में तो कंडक्शन नहीं करेगा। तो पहले हमारे पास डायोड है कितने ओम का 50 का, फिर हमारे पास 150 का रेजिस्टेंस आया, फिर नीचे हमें यहाँ पे आया तो ये भी सीरीज में था, ये भी 100 का हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया रेजिस्टेंस 300, वोल्टेज कितनी दी है 6 वोल्ट। पूछा क्या हमसे करंट, तो 6 अपॉन 300 कर देंगे तो 1 अपॉन कितना देगा 50, 1 अपॉन 50 आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो जगह 2 इंटू 10 की पावर -2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे बैटरी दे रखी है, यहाँ पे 10 किलो ओम है। अब क्योंकि हमें डायोड कुछ मेंशन नहीं किया हो तो हम आइडल मानेंगे इस डायोड को,
कोई नहीं लेना, 0.3 0.7 कुछ नहीं लेना अपने अकॉर्डिंग। तो ये और ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में, और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 × 10 अपॉन 10 + 10 ये होता है। तो हो जाएगा 100/20, यानी कितना आएगा यहाँ से 5 किलो ओम, राइट। ओके, नेक्स्ट हमें पीछे गिवन है ये 10 किलो ओम का। ओके, अब हमें वो हमें निकालना कि ए और बी के क्रॉस कितना होगा। पहले करंट निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे। एक मिनट, ये दोनों पैरेलल में थे, साथ में सीरीज में था। तो 5 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम कितना आ गया 15 किलो ओम जो है वो नेट रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे करंट निकालना तो आई कैन राइट V/R। तो V कितना था 30, करंट कितना था 15 किलो ओम, यानी 15 × 10⁻3। ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 10⁻3/15, तो जाएगा 2। तो 2 × 10⁻3 क्या आ गया -3 क्या आ गया हमारे पास करंट हमारे पास आ गया। हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस दे रखा है हमें इसका बिटवीन ए एंड बी। तो वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, सॉरी। रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम और करंट कितना है 2 × 10⁻³ ये हमने निकाला करंट। नहीं यहाँ पे 1 नहीं लेना, पे 5 ले लेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही है ना, तो सेम करंट होगा इनमें, सेम पोटेंशियल होगा इन दोनों में। तो ये हो जाएगा बैलेंस। तो 5 2 कितना आ गया 10 वोल्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 10 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे चीज़ें। इफ द रेडिएशन इज 3 × 10 की पावर है, हमें अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस क्वेश्चन में, और हमें दे रखा है डिटरमाइन द रीडिंग इन माइक्रोमीटर। तो हमें करंट निकालना है, हमें वर्क फंक्शन दे रखा है 0.635 वोल्ट। तो पहले हम वर्क फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है हमें, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो टोटल एनर्जी कितनी जाएगी एच न्यू हमारे पास 3 × 10⁻11 है, और कितना है हमारे पास, नहीं इससे इजी तरीका होगा कि हम लोग पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वर्क फंक्शन अपॉन एच। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 6.35 अपॉन 6.6 × 10⁻34 एच की वैल्यू हो जाएगी। इंटू हमें कन्वर्ट भी करना है तो 1.6 × 10⁻19 पुट कर देंगे यहाँ पे। बहुत थिक हो गया है, रिराइट करते हैं इसको। तो पहले हम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा W/H। तो W कितना 6.35, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1/6 × 10⁻19 लिखेंगे, अपॉन एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होती है। तो सारी वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन चेक करना। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज, और हमें देख कितनी रखी 10⁻11 हर्ट्ज। तो जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन न्यू नॉट के, तो नो एमिशन विल टेक प्लेस। तो करंट कितना होगा माइक्रोमीटर में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन डायग्राम इफ टर्मिनल बी इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगर बी को हम लिफ्ट कर दें लेफ्ट में, देन हाउ विल द अफेक्ट द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर। तो हमारे पास क्या पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायग्राम में देखें। तो अगर इन्होंने बोला कि ए को बी से इंटरचेंज करते हैं, द टर्मिनल बी इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, बी टर्मिनल को हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसको इसकी तरफ, और नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ। तो उस केस में हमारे पास सर्किट पूरा ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास नो फोटो करंट। तो किस तरह का करंट भी नहीं निकलेगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, ऑफ कोर्स 0, कोई करंट नहीं निकलेगा। हम टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो जितना पोटेंशियल होता है उतना ही करंट बढ़ता जाता है। तो पोटेंशियल चेंज कर दिया ऑपोजिट, तो सेम, तो हमारे पास कोई करंट नहीं निकलने वाला है। वी है बच्चों के लिए इफ इज अप्लाइड वोल्टेज इज डिक्रीज। अगर हम वोल्टेज को कर दें, डिक्रीज कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन माइक्रोमीटर। तो सेम रीजन है वो क्वेश्चन का जो इसका था इसका। नेक्स्ट है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द शोइंग द वेरिएशन ऑफ रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर और शिफ्टिंग टुवर्ड्स द बी। तो हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा कि पहले बढ़ा था, फिर जब हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा 0। ये फोटो करंट है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा कलेक्टर प्लेट। ये फोटो करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल बाय व्हाट फैक्टर विल द काइनेटिक एनर्जी चेंज।
तो मतलब इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, पढ़ा है आपने। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो नो चेंज, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे सेक्शन डी पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, अगर मैं टी थिकनेस की कोई प्लेट को प्लेस कर दूं बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए है, सेपरेशन में डी है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये डेरिवेशन है। करिए हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी जिसकी थिकनेस कितनी है टी और टोटल थिकनेस कितनी है डी। इसमें इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, लेकिन जब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो वहाँ पे पोलराइजेशन हुआ और उस पोलराइजेशन की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, ऐसे इसका नाम था ई नॉट। तो अगर मैं बताऊँ हमारे पास यहाँ पे कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डी माइनस टी रीजन में ई नॉट है, जो कि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डी माइनस टी रीजन में है। और जो पोलराइजेशन की वजह से है ये ई पी, वो कहाँ पे है, सिर्फ टी में है, तो ई पी इंटू टी आ गया। तो ये ई नॉट डी माइनस टी, और जो मेरे पास ई पी है इसको मैं ई नॉट अपॉन के लिख सकती हूँ इंटू टी। जैसे ई नॉट अगर कॉमन भी आ गया तो आई लेफ्ट विद डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पे टी कॉमन भी निकाल सकते हैं, डी माइनस टी कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के बच गया। ई नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल। अब मैंने क्या निकाला, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फॉर्म था सी क्यू अपॉन वी, जो क्यू होता है सिग्मा इंटू ए अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या है ई नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके, और जो अपसाइलन इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। सिग्मा से गया सिग्मा, अपसाइलन नॉट गया ऊपर, तो अपसाइलन नॉट ए ऊपर आ जाता है, नीचे बचता है डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉपर स्फेयर ऑफ कैपेसिटर सी इज ड्रॉप्ड इन द ओशन। अच्छा, एक कॉपर स्फेयर है, इसको ओशन में फेंक दिया गया है। विल द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेयर विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। तो इसका आंसर है कैपेसिटेंस विल इंक्रीज एज अ पोलराइजेशन, क्योंकि वाटर है, वाटर में की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, 80 वैल्यू होती है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की। तो इसके वजह से जो हमारे पास पोलराइजेशन है वो भी बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, देन द सेपरेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं द प्लेट इज इंक्रीज्ड यूजिंग द स्टिक। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ बिटवीन वी एंड डी जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम पोटेंशियल को भी बदल रहे हैं और डी को भी बदल रहे हैं, तो अगर पोटेंशियल नहीं बदल रहे सिर्फ डी बदल रहेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर हम पोटेंशियल को नहीं बदल रहे, पोटेंशियल बदलेंगे तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द गैल्वेनोमीटर। तो टॉर्क जो है, टॉर्क हमें पता है कि अगर हमें किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कि बराबर होती है एन ए पी आई के। तो ये हमारे पास का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब क्या चेंजेस करने होंगे अगर हमें स्केलर को लीनियर बनाना है तो कि स्टेट हो, तो पोल्स ऑफ मैग्नेट को स्फेरिकल बनाएंगे और आयरन जो और बीच में रखी होगी वो इनसाइड द कॉइल, ठीक है, उसको आयरन की कोर रख देंगे सेंटर में। तो सेंटर में क्वेश्चन में पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 49.5 एंड हैज रेंज ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर एमीटर इंटू रेंज। अच्छा, एमीटर टू गैल्वेनोमीटर टू एमीटर हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला था आई जी इंटू एस इंटू आर इंटू आई माइनस आई जी। तो आई जी की वैल्यू दे रखी है हमें गैल्वेनोमीटर की 0.05, एस हमें कितना दिया 49.5 इंटू आर हमें यहाँ निकालना है, और ये हो जाएगा 50 माइनस 0.05, ये भी कितना 49.5, तो 0.05 इंटू 49.5 अपन, सो ये 4.95 है अपन 49.5। तो सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमारे आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ दीज टू रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन बोथ द केसेस। तो दो रजिस्टर जो है वो कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमें पता है अगर हमें कनेक्ट करें सीरीज़ में, एक बार इनको कर सकते हैं सीरीज़ में कनेक्ट पता है हमें, और एक बार हमें इनको पता है पैरेलल में कनेक्ट, दो तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन है इनपुट वोल्टेज दे रखी है हमें, और हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली।
अब पहला क्वेश्चन पूछा आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज हम इसे निकालेंगे वी आउटपुट अपन वी इनपुट नंबर ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ प्राइमरी। तो सेकेंडरी में टर्न्स कितनी है 100, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें है 1000, तो आ जाएगी 0.1। तो ऐसे अगर आउटपुट निकालूंगी वी आउटपुट इज इक्वल टू 0.1 इंटू वी इनपुट। इनपुट के मैक्सिमम वोल्टेज है 200, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वोल्ट जो आ जाएगी वो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास। अब उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट। करंट निकालना है हमें, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा वी आउटपुट अपॉन जेड। जेड निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि तीनों है तो फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल कितना गिवन है हमें 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इससे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 अगर मैं बाहर निकालूँ तो आई विल लेफ्ट विद √2, तो ये मेरे पास नेट इम्पीडेंस आ गया। अब करंट निकालना है तो 20/4√2, तो कितना आ जाएगा ये 5/√2। रैशनलाइज कर देंगे इसको तो 5√2/2 ये 2 है। हमारे पास क्या क्या आउटपुट वोल्टेज। अब पूछे द पावर सप्लाइड, यानी हमें निकालना पी होता है वी आई नॉट cos phi/2। तो यहाँ पे अपने पास cos phi की वैल्यू हम मैक्सिमम मान लेंगे, वैसे दोनों लगे हुए तो π/4 होगा, 0 नहीं हो सकता क्योंकि वॉटलेस करंट हो जाएगा, तो π/4 मान लेंगे हम। ये निकाल भी सकते हैं अगर आपको डाउट है π/4 कैसे आई है। tan phi का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सएल माइनस XC/R, करके देख लो π/4 ही आएगा। एक्सएल कितना 6 माइनस 2/4, तो 4/4 कितना आ गया 1, तो tan phi 1 कब होता है जब phi की वैल्यू क्या हो π/4, ठीक है, ऐसे π/4 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें, वी नोट निकाली हमने 20, ये निकाली थी 5√2/2, एक 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है नीचे। cos phi की वैल्यू कितनी 1/√2, √2 से कैंसिल √2, ये जगह 4 5 से कितना आ गया 20। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ करती है, ये 2 ये √2, √2 से कट √2, 2 से कट कर 2, ठीक है, ये √2 बोले। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं होता फॉर्मूले में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 10 पे कट जाएगा, तो आंसर जाएगा 50 वॉट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है इसका, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो प्रिंसिपल का जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इट्स अ की कंपोनेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू द लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करता है। तो जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करेंगे तो उसके बाद आउटपुट अगर कम हो जाती है तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, और इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने पूरा PDF सॉल्व कर लिया सैम्पल पेपर का।